हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय टीच अड्डा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा। स्टूडेंट, आज के सेशन में हम करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट 99 क्वेश्चन पार्ट 3 के अंदर कुछ नए क्वेश्चंस करने वाले हैं। इन क्वेश्चन को किस अप्रोच के साथ में सॉल्व किया जाता है और कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं वो तो अप्रोच हम सीखेंगे ही, साथ में हम ये भी जानेंगे कि अदर इंफॉर्मेशन से जो क्वेश्चन आएंगे उनको हमें कैसे सॉल्व करना है। यानी कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन, इसके आसपास की भी जानकारी लेते हुए चलेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन कहीं से आ जाए तो उसको हम अपने हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर इतनी अच्छी से प्रिपेयर करके जा सके कि हम इसमें अच्छा स्कोर कर सके। सो यहाँ पर जो बच्चे अपने हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर फुल स्कोर करना चाहता है, ये जो 99%, ठीक है, जो स्कोर करना चाहते हैं, मुझे फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दीजिएगा ताकि मुझे ये पता चल जाए कि मेरे साथ साथ आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं इस 99% को स्कोर करने के लिए। तो जो बच्चे सीरियसली स्कोर करना चाहते हैं तो वो कमेंट में जरूर जरूर से लिखकर बताएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से आप देखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो एज इट इज आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आपको देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपसे स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सुपर डुपर सेशन, जो कि है 99 क्वेश्चन का पार्ट 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं, आइडेंटिफाई द पेयर विच इज इनकरेक्टली मैच। देखो कई बार ऐसे होता है कि करेक्ट इनकरेक्ट तो जल्दबाजी में स्टूडेंट्स को पढ़ते नहीं है, ठीक है, और जो करना होता है फिर उसको गलत करके आ जाते हैं। तो करेक्ट की जगह इनकरेक्ट कराते हैं और इनकरेक्ट की जगह करेक्ट। तो सबसे पहले आपने काम क्या करना है कि यहाँ पर जो पूछा गया, करेक्ट पूछा गया या इनकरेक्ट पूछा गया, उस पर आपने फोकस करना है। ठीक है, ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर इनकरेक्टली मैच पूछा गया है, गृहपति हेड ऑफ द हाउस होल्ड, वेल्लोर कहा जाता है लैंडलॉर्ड को, ठीक है, उजावर कहा जाता है बिजनेसमैन को, और यहाँ पर अदमई कहा जाता है, आदिमई कहा जाता है स्लेव्स को। अब यहाँ पर आपको इनकरेक्ट आंसर बताना है। तो इनकरेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उजावर बिजनेसमैन को नहीं कहते हैं, तो उजावर किसको कहा जाता है, प्लोमैन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, प्लोमैन को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो संगम टेक्स्ट लिटरेचर के अंदर, ठीक है, संगम टेक्स्ट लिटरेचर के अंदर क्या बताया गया था, इसके अंदर ये बताया गया था कि जिस तरीके से नॉर्थ इंडिया में हम जिनके पास बहुत सारी जमीन होती है उनको जमींदार कहते हैं, फिर एवरेज पीजन्स होते हैं, औसत किसान होते हैं, फिर लैंडलेस पीपल होते हैं। ये कैटेगरी तो हमने नॉर्थ इंडिया में देख ली। व्हाट अबाउट साउथ इंडियन विलेजेस, ठीक है, साउथ इंडिया के विलेजेस में इन कैटेगरीज को क्या कहा जाता है, ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है हमें संगम टेक्स्ट लिटरेचर से। ठीक है, तो इसमें क्या कहा जाता है, गृहपति जो होता है, गृहपति आपके नॉर्थ इंडिया में भी नॉर्थ इंडिया में होता है, तो गृहपति होते हैं जो हाउस ऑफ द मतलब हेड ऑफ द फैमिली होते हैं। ठीक है, मतलब जैसे आपके दादाजी हैं, जैसे जो भी बड़े हैं घर के, तो ये सारा का सारा कंट्रोल जो होता है फैमिली का उनके हाथ में रहता है। ठीक है, तो ये कौन होते हैं, ये हेड ऑफ द फैमिली होते हैं जिनको गृहपति कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद में वेल्लोर होते थे, लैंडलॉर्ड को वेल्लोर कहा जाता था, आदिमई को स्लेव्स कहा जाता था, और यहाँ पर उझावर को क्या कहा जाता था, प्लोमैन कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर द सील्स एट हड़प्पा। तो इनमें से बताना है आपको कि किसने हड़प्पा की सील को डिस्कवर करके बताया। ठीक है, एस.एन. रॉय, दयाराम सानी, जॉन मार्शल और अलेक्जेंडर कनिंघम। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हड़प्पा में किसने सील को डिस्कवर किया। ठीक है, सो हड़प्पा में सील की डिस्कवरी किसने करी थी, दयाराम सानी ने। कब करी थी बच्चे, 1921 के अंदर। ठीक है, उसके अलावा एस.एन. रॉय वो थे जिन्होंने जो है मतलब हड़प्पा और मोहनजोदारो पे, ठीक है, अपनी एक बुक लिखी थी और उसमें सारा का सारा अपना एक्सपीरियंस जो भी उन्होंने ऑब्जर्व किया वो सारा का सारा लिखा था। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना इनकी बुक का नाम क्या है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना इनकी बुक का क्या नाम है। उसके अलावा जॉन मार्शल वो थे जिन्होंने 1924 में पहली बार हड़प्पा सिविलाइजेशन की अनाउंसमेंट की थी कि ये भी एक ऐसी सिविलाइजेशन है जो दुनिया की फोर ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस में से एक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अलेक्जेंडर कनिंघम, ये कौन थे, ये फर्स्ट कौन थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इन्हीं को ही क्या कहा जाता है, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, लॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्टिंग्विश द हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्रॉम द अर्लियर एंड द लेटर कल्चर इन द सेम एरिया। आपको बताना है कि व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश द हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्रॉम द, अब ऐसा कौन सा दौर है, ऐसा कौन सा टाइम पीरियड है जिससे कि हड़प्पा इसमें बहुत ज्यादा फ्लरिश होती है और इसी फ्लरिशनेस की वजह से वो बाकी की सिविलाइजेशन से अपने आप को अलग करती है। तो आपको वो वाला दौर बताना है, वो वाला टाइम पीरियड बताना है। ठीक है, प्रोटो हड़प्पा हो जाएगा, नियोलिथिक हड़प्पा हो जाएगा, या प्री हिस्टोरिक हड़प्पा हो जाएगा, या मैच्योर हड़प्पा। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, मैच्योर हड़प्पा, जिसका टाइम पीरियड 2600 से लेकर के 1900 BC का माना जाता है। इसी के अंदर ये बहुत फ्लरिश होती है, इसी में ट्रेड बढ़ता है, टाउन प्लानिंग होती है, ड्रेनेज सिस्टम बनाए जाते हैं। ठीक है, ग्रेट बाथ ग्रेन रेडी, कहने का मतलब इस टाइम तक आते आते इन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा डेवलप कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग REM विलर टुक ओवर द डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI।
किस टाइम पीरियड पर, यानी कि कौन से ईयर में REM व्हीलर जो थे वो डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI बने थे। ठीक है, तब आंसर क्या आ जाएगा आपका 1944 इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए, which one of the following pairs of the Sufi teachers and their respective dargah location correctly match? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लास्ट ईयर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखिएगा, पेपर में देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम टाइम पूछा जा चुका है, हो सकता है इस बार भी आपसे पूछ लिया जाए कि किस जो सूफी संत थे उनकी दरगाह कहाँ पर बनाई गई है। ठीक है, तो ये जनरली आपसे 3 मार्क के क्वेश्चन में भी, और अगर चलो 1 मार्क के क्वेश्चन में नहीं भी पूछा जाता, 3 मार्क का भी नहीं पूछा जाता, तो इससे रिलेटेड आपके जो आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप वहां पर भी इस तरह की अप्रोच लगा करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, किसी ना किसी तरह से मतलब ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर शेख मुहिद्दीन सीजी की दरगाह अजोदान पाकिस्तान के अंदर है, बिल्कुल नहीं, तो आपको क्या बताना है, करेक्टली मैच है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इनकी दरगाह कहां पर है, इनकी दरगाह है शेख मुहिद्दीन सीजी की दरगाह है कहां पर, अजमेर में। कहां पर है बच्चा, अजमेर राजस्थान के अंदर। ठीक है, अजमेर राजस्थान के अंदर। ठीक है, उसके बाद मैं बात करती हूँ, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनकी जो दरगाह है वो कहां पर है, वो दिल्ली के अंदर है। शेख फदरुद्दीन गंज ए सरकार, इनकी दरगाह कहां पर है, अजमेर में ना होकर के कहां पर है, अजोदान पाकिस्तान के अंदर। कहां पर है, अजोदान। ठीक है, अजोदान जो कि कहां पर है, पाकिस्तान में, तो इनकी दरगाह वहां पर है। ठीक है, उसके बाद में शेख नसरुद्दीन चिराग है दिल्ली, तो देखो यहाँ से दिल्ली है ना, इनका नाम में भी दिल्ली आ रहा है, और इनकी दरगाह जो थी वो कहां पर थी, दिल्ली के अंदर थी। तो यहाँ पर करेक्टली पूछा गया था, तो करेक्टली हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा। What kind of the weights are used to measure the jewelry and beads? तो बच्चा आपको बताना है what kind of weights were used, मतलब ज्वेलरी और बीड्स को नापने तोलने के लिए किस तरह के वेट्स यूज किए जाते थे, छोटे वेट्स यूज किए जाते थे या बड़े वेट्स यूज किए जाते थे। जैसे ज्वेलर्स होते हैं ना, तो उनके पास में 10-10 किलो 5-5 किलो के तो वेट होंगे नहीं, तो उनके पास में छोटे छोटे वेट्स होते हैं, मिलीग्राम्स के अंदर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर छोटे छोटे वेट से वो ज्वेलरी वगैरह की नाप तोल करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, स्मॉलर वेट, लार्जर वेट, मेटल वेट या फिर चर्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा स्मॉलर वेट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको बाइनरी फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, ठीक है, 8 हो गया, 16 हो गया एंड सो ऑन। और ये जो थी वो हैवी ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है, वो हैवी ऑब्जेक्ट्स के नापतोल के लिए इसको यूज किया जाता था, जो कि डेसिमल पर बेस्ड होता था। ठीक है, डेसिमल सिस्टम पर बेस्ड होता था, राइट। ठीक है, और ये बाइनरी सिस्टम पर बेस्ड होता था। मेटल स्केल भी हमें मिला है। ठीक है, और चर्ट के ही ये क्या बने होते थे, चर्ट के ही ये सारे के सारे वेट बने होते थे। तो चर्ट क्या होता है बच्चा, एक पत्थर होता है, इसी पत्थर के सारे वेट्स बने होते हैं। लेकिन ये याद रखना, इनके जो वेट्स होते थे क्यूबिकल फॉर्म में बने होते थे, इनके अंदर कोई मार्किंग नहीं होती थी, 1 kg 2 kg मार्किंग नहीं होती थी। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। ठीक है, तो यहाँ पर है फिलोसफर या टीचर्स, और यहाँ पर है आपके रीजन और कंट्री, यानी कि कौन से फिलोसफर कहाँ से किस कंट्री के थे। ठीक है, तो जाराथुस्त्रा, कोंगजी, महावीरा और अरस्तु। तो जाराथुस्त्रा कहाँ से थे, ये भी क्वेश्चन हर बार किसी न किसी फॉर्म में पूछा जाता है। तो जाराथुस्त्रा कहाँ से थे, जाराथुस्त्रा जो थे वो ईरान से थे। कोंगजी कहाँ से थे, चाइना से। कोंगजी कहाँ से थे, चाइना से। महावीरा जो कहाँ से थे, इंडिया से। और अरस्तु जो है वो कहाँ से थे, ग्रीक से। तो मैंने क्या किया, 1 को मैंने 2 से मैच किया, 1 को 2 तो एक ही में आ गया, मतलब इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो आपको ये देखना है, देखो टाइम भी बचाना है, अपना टाइम भी सेव करना है, और साथ में एक्यूरेसी भी देखनी है। तो जब हमें एक ही मैच के अंदर जब हमें एक आंसर मिल गया है, तो आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है, तो बस उसको फटाफट से मैच करो, टिक करो और आगे बढ़ो। ठीक है, अब चलते हम आगे। अकॉर्डिंग टू द आर्कियोलॉजिस्ट, क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट विच अमंग द फॉलोइंग बर्ड रिजेंबल द हाजा बर्ड मेलुहा, मेलुहा के किस बर्ड से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट विच अमंग द फॉलोइंग बर्ड रिजेंबल द हाजा बर्ड ऑफ मेलुहा, मेलुहा के किस बर्ड से, मेसोपोटामिया में एक टेक्स्ट बुक्स में मिला है कि वहां का जो रॉयल पैलेस में एक पक्षी हुआ करता था, एक बर्ड हुआ करता था। ठीक है, तो वो इंडिया के यानी कि मेलुहा के किस बर्ड से वो रिजेंबल करता है। तब आंसर क्या आ जाएगा, पिकॉक। आंसर क्या आ जाएगा बच्चा, पिकॉक। ठीक है, नेक्स्ट आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एम्पायर इशू द गोल्ड कॉइन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द फर्स्ट सेंचुरी सी। आपने बताना है कि इंडिया में मतलब सब कॉन्टिनेंट में पहली बार सोने के सिक्के किसने जारी किए, वो भी फर्स्ट सेंचुरी सीई के अंदर। तब आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कुशाना रूलर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, कुशाना रूलर। बाकियों को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर गुप्ता अगर एम्पायर की बात करूं तो इन्होंने गोल्ड कॉइन, जो स्पेक्टुलर गोल्ड कॉइन्स होते हैं, जो स्पेक्टुलर गोल्ड कॉइन होते हैं, ठीक है, स्पेक्टुलर
गोल्ड कॉइन्स होते हैं, ठीक है। स्पेक्टुलर का मतलब होता है अट्रैक्टिव देखने में, ठीक है। तो वो इन्होंने इशू किए थे, और वो भी किसके लिए? लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए। किसके लिए? लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए मतलब दूर दराज के देशों में जाकर के वो ट्रेड बढ़ाया करते थे, अपना लेन देन किया करते थे, इसके लिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मौर्य एम्पायर की बात करते हैं, तो मौर्य एम्पायर ने सिल्वर के बने पंचमार्क कॉइन्स को यूज किया था। सिल्वर के बने पंचमार्क कॉइन्स को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। उसके बाद योद्धे, योद्धे क्या थे बच्चा? हरियाणा और पंजाब की ट्राइब थी। योद्धे जो थी हरियाणा और पंजाब की ट्राइब थी, तो इन्होंने ही क्या किया था? कॉपर कॉइन को इशू किया था, ठीक है। कॉपर कॉइन्स को इशू किया था, राइट। तो हमने ये चारों की चारों इंफॉर्मेशन ले ली है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्स इज यूज टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द मौर्य एम्पायर। इनमें से आपको बताना है ऐसा कौन सा सोर्स है, ठीक है, ऐसा कौन सा स्रोत है जिसकी वजह से हमें मौर्य एम्पायर के बारे में पता चलता है। तो क्या वो आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स है, ठीक है, जो जमीन की खुदाई के दौरान हमें बहुत सारी उनसे रिलेटेड चीजें मिली, उनसे पता चलता है। कंटेम्प्रेरी वर्क से पता चलता है, मतलब उनके जो कोर्ट पोएट थे या जो बाकी के कंटेम्प्रेरी राजा थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं से इनकी इंफॉर्मेशन अपनी बुक्स वगैरह में लिखी होगी, ठीक है। उसके बाद में बुद्धिस्ट और जैनास और पुरानी लिटरेचर से, तब आंसर आ जाएगा इसका ऑल ऑफ अबाउट। तीनों जगहों से ही हमें मौर्य डायनेस्टी के बारे में पता चलता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं, मैच करना है आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में। ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका रिवर से और उनके स्टेट से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा जो स्टेट है, ठीक है, मतलब कौन सा जो ऐसा प्लेस है, सिटी है, सॉरी, कौन सी सिटी ऐसी है जो किस रिवर के पास में बसी हुई है। तो पाटलिपुत्र पटना गंगा रिवर के पास लोकेटेड है। तो मैंने अगर ए को मैंने 4 से मैच किया, देखो एक ही में आ गया, ना तो इसमें ना इसमें ना इसमें है, इसका मतलब टाइम भी सेव हो गया और हमारी एक्यूरेसी भी यहाँ पर देखी गई, ठीक है। फिर चलते हैं आगे, उज्जैनी। उज्जैनी जो है शिप्रा, यहाँ पर देख रहे हो ना, शिप्रा नदी के किनारे बसी हुई है। पुहार जो है, पुहार कावेरी, पुहार जो है बच्चा कोस्टल एरिया है, ये साउथ इंडिया का सबसे कोस्टल एरिया है, ठीक है, जहां से समुद्री यात्राएं बन करके अलग अलग जगहों पर जाकर के वो लोग ट्रेड कर सकते थे। मथुरा जो है वो यमुना रिवर के पास लोकेटेड है, तब हमारा आंसर आ जाएगा इसका बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, इन द एंशिएंट इंडिया द टर्म स्वर्णिक वाज यूज्ड फॉर। तो स्वर्णिक किसको कहा जाता है, मतलब स्वर्णकार किसको कहा जाता है, ठीक है। तो स्वर्णकार जो है वो किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है गोल्ड स्मिथ को, जिसको हम आम भाषा में सुनार भी कह देते हैं, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा दिस वन आपका, ठीक है। पॉटरी जो होते हैं मतलब मिट्टी के बर्तन होते हैं, ठीक है। तो जो पॉटर होता है, कुम्हार वगैरह होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये कि अपना अपना जो एक वो कहते हैं ना ऑक्यूपेशन जो होता है उनका, जो एक काम होता है कि जो पॉटर होता है वो पॉट मेकिंग का, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता है। जो लोहार होता है उसको ब्लैक स्मिथ कहा जाता है। तो काइंड ऑफ दिस, ठीक है। जो जंगलों में रहते हैं उनको निषाद कहा जाता है, राइट। तो इस तरीके से आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अच्छा, ब्लैक स्मिथ कौन होते हैं? जो लोहे से बनी हुई चीज़ों मतलब जो टूल्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है। पॉटर जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, ठीक है। और स्कॉलर कौन होते हैं? विद्वान होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देयर आर द टू स्टेटमेंट मार्क असर्शन एंड रीजन, मेक योर आंसर एज पर द कोड गिवन बिलो, ठीक है। तो आपको इनके अकॉर्डिंग सही आंसर पर टिक करना है, ठीक है। So Ashoka inscription, Ashoka's inscribed his message to his subject and the official on the stone surface. He wanted to. आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है, ठीक है, इसके वो नहीं दिए, अच्छा ठीक है। इसमें क्या बताना है आपको? करेक्ट इनकरेक्ट बताना है, या दोनों सही है दोनों गलत है, वो इस तरह का क्वेश्चन बताना आपने, ठीक है। तो अशोका ने अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए, ठीक है, रॉक पिलर पर, बड़ी बड़ी शिलालेखाओं पर इस तरीके से अपना मैसेज कन्वे किया, ठीक है, इंस्क्राइब करवाया, खुदवा कर लिखवाया, ठीक है। इसमें बताया गया रीजन क्या है, क्यों ऐसा उन्होंने किया। ही वांटेड टू प्रोक्लेम द व्हाट रिलीजन शुड बी फॉलो बाय ऑल, कि ऐसा मैं कौन सा धर्म लागू करूं जिसको सभी लोग उसको फॉलो कर सके। कभी भी उन्होंने धर्म के बारे में नहीं सोचा था, बल्कि जो धम्म की पॉलिसी उन्होंने चलाई थी ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल थी, हर कोई इसको जो है अपनी लाइफ में अपना सकता था। अब जैसे मान लीजिए ये बात कोई पर्टिकुलर उसमें धर्म में थोड़ी ना लिखी हो कि हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, छोटों से प्यार करना चाहिए, ब्राह्मणों का आदर सत्कार करना चाहिए, नीडीज की हेल्प करनी चाहिए। ये तो ऐसी बातें हैं जो हर किसी धर्म में पाई जाती हैं, ठीक है। तो इन्होंने कभी भी किसी धर्म को जो है वो बनाने की कोशिश नहीं की, इसलिए हमारा जो असर्शन है वो सही है, आर गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर ए इज करेक्ट, ठीक है, ए इज करेक्ट एंड आर इज इनकरेक्ट, आर इज इनकरेक्ट, ठीक है। चलिए
जेम्स प्रिंसप वॉज एबल टू डिसाइफर अशोका इंस्क्रिप्शन इन, तो जेम्स प्रिंसप ने अशोका के इंस्क्रिप्शन को कब डिसाइफर किया था, कब पहचाना था, जो कि ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखे हुए थे, तो उन्होंने 1838 के अंदर लिखा हुआ था, मतलब पहचाना। व्हाट डज द फाइट रेफर्स टू द औरंगजेब, अच्छा ठीक है, ये थे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका उसमें से नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो बच्चे पीडीएफ पाना चाहते हैं, ठीक है, बार बार पीडीएफ के बारे में पूछते रहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से क्या कर लोगे, आप इसको कलेक्ट कर लोगे, ठीक है। इसके अलावा अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, राखी के अवसर पर आपको CUET अड्डा 24/7 के हर एक बैच पर 70% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, 70% का, ठीक है। जिसमें आपका जो महापैक होगा, ठीक है, जिसमें आपका महापैक प्रो जो होगा, महापैक प्रो, वो कितने का होगा बच्चा, महापैक प्रो, जिसमें आपको 14 बुक्स आपको घर तक डिलीवर कर दी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 599 का, ठीक है, 5499 का। इसके अलावा सिंपल वाला जो महापैक है, ठीक है, वो कितने का मिल रहा है आपको, वो मिल रहा है 4999 का, ठीक है। और आपके जो लाइव बैचेस हैं, ठीक है, वो कितने का मिल रहे हैं, वो आपको 2999 का, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, फटाफट से जाकर के किसी भी बैच में एनरोल करेंगे और अपने क्लास 12th और CUET की तैयारी, बोर्ड एग्जाम और CUET की तैयारी एक साथ करके दोनों एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो बेटा इतना 70% का डिस्काउंट है ना कभी आपको पहले मिला, और मुझे नहीं लगता कि आगे भी कभी इतना बड़ा बम्पर ऑफर जो है आपको दिया जाएगा। जल्दी से जाओ, और महापैक पर बच्चे 2x की वैलिडिटी है, ये इसको भी ध्यान रखना, यानी कि 12 महीने की जगह 24 मंथ की आपको वैलिडिटी दी जा रही है। तो यहाँ पर आम के आम गुठलियों के दाम, तो यहाँ एक कोर्स में हम दोनों के दोनों एग्जाम्स को कंप्लीट करेंगे, और साथ में महापैक पर आपको डबल यानी कि 2x की वैलिडिटी दी जा रही है, जिसमें 24 महीने तक आप पढ़ाई कर सके, मतलब आप भी पढ़ाई कर सके और आपके पीछे जो बाद में बहन भाई आएंगे वो भी आपकी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज करना है Y489, और जब आप इसमें जो है एनरोल कर लेते हो, अगर किसी अपने फ्रेंड को बताते हो, तो इसके लिए आपको भी डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है। आपने किसी को रेफरेंस दिया, तो इससे आपको तुरंत के तुरंत आपको डिस्काउंट दे दिया जाएगा, ठीक है। तो वो आपको करना है, जिससे कि आप सारी की सारी फीस जो है अपनी दोबारा से पा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको अड्डा 24/7 की ऐप पर जाना, एंड्रॉइड फोन से अड्डा 24/7 टाइप करना, यहाँ पर आप क्लिक करना, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम पे जाना है, और फिर जाना है आपको यहाँ पर ह्यूमैनिटीज पर जाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, CUET आर्ट्स पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, ये आपके सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th का, इसके अंदर CUET की तैयारी नहीं करवाई जाएगी। इसके अंदर जो है, यहाँ पर देखिए अभी कितने का है ये, ठीक है, 3199 का, यहाँ पर 68% का डिस्काउंट दिखा रहा है ना, जो कि अभी थोड़ी देर में खत्म होने वाला है ये। यहाँ पर क्या करोगे, जैसे बाय नाउ करोगे, अगर आपको मेरी स्पेशल मेंटोरशिप भी चाहिए, मतलब आपके एग्जाम्स रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होंगे वो भी क्लियर करना चाहते हो पढ़ाई के साथ साथ, तो क्या करना है, आपने Y489 कूपन कोड लगाना है, और यहाँ पर हमसे कनेक्ट करके, मेरे से कनेक्ट करके जो है अपनी क्लासेस को भी अटेंड करते रहना है, और साथ में क्या करोगे, अपने सारे के सारे डाउट्स भी आपसे साथ में क्लियर करते रहोगे। तो बच्चा 70% का डिस्काउंट यार बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। जल्दी से जाओ, कन्विंस करो अपने पेरेंट्स को, और यहाँ पर अपने सपने को पूरा करने के लिए एक कदम आज ही से बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो फटाफट से जाओ, एनरोल करो, और कल से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दो। थैंक यू वेरी मच।